हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। क्यों ना हम यहाँ पे अभी हिंदी की तैयारी करना शुरू करवा दे रहे हैं आपका, क्योंकि अब आपके पास सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप देखेंगे तो विद इन 2 मंथ का टाइम है सर, इसी में सब कुछ कवर करना है। तो हम यहाँ पे शुरू किए सीरीज। जो आपके 40 टॉपिक दिए थे उनका सोल्यूशन भी तो चाहिए सर। हम वो पेपर के माध्यम से आपको करा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं सर। चैलेंज है, खुला यूट्यूब पे चैलेंज है सर। 95% प्रश्न सर हम अपने पेपर से फंसा देंगे। इसका सर हम खुले तौर पे चैलेंज लेते हैं पूरी यूट्यूब पे। जी हाँ, जो हम आपको पेपर देंगे सर, आपको हम 95% प्रश्न वही फंसा देंगे, 5% तो आप खुद ही सर ये जला जला कर राख कर देंगे। आप लोग खुद कर देंगे यार, मुझे पता है। आप पे सर मुझे पूरा भरोसा है सर, खुद पे हो या ना हो, लेकिन सर हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं कि आप लोग खुद ही कर लोगे। उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा आप लोग जरा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ना नहीं शुरू किया तो भैया शुरू कर दीजिए पढ़ाई। और एक काम किया करिए, आप ना थोड़ा क्वेश्चन बैंक खोल लिया करिए। जैसे हिंदी उंदी का क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा है तो खोल लिया करो। जब हम ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो आप खोल के ढूंढ लिया करिए कि अच्छा यही है। हम आपको मिलाते हुए चलेंगे ना, नहीं तो आपको भरोसा कहाँ रहेगा। किसी में कुछ भी आ रहा है बक के चला जा रहा है, इसे थोड़ी ना होता है। इसीलिए सर आपको भरोसा तो हमारे ऊपर करना पड़ेगा। और इसी सर भरोसे को बनाए रखने के लिए आपको सर हम प्रोवाइड कर रहे हैं खुले तौर पे चैलेंज सर। जी हाँ, कोई अगर बंदा आए यहाँ पे बोल दे कि जो सर पढ़ाए हैं वो पिछले साल के पेपर में नहीं आया, तो सर हम पढ़ाना छोड़ देंगे सर। चैलेंज है हमारा। कसम से प्रॉमिस करिए कि सर आप लोग मेहनत करेंगे सर हमारे साथ। बिल्कुल सर मेहनत करेंगे, बिल्कुल सर मेहनत करेंगे। आप लोग मेहनत करेंगे ना तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा साहब पेपर को सॉल्व करने में। चलिए सर, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हिंदी का पेपर है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100 में से 33 नंबर सर आपको पास होने के लिए चाहिए। मैं ये पेपर हुआ पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, एकदम आने वाला बोर्ड में पेपर भाई साहब। ये मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बाद में मत कहना गुरुदेव बताया नहीं पेपर से पहले। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। बढ़िया एक काम करिए आप लोग, बढ़िया एक ले लीजिए ईयरफोन, उसको डालिए कान में, बढ़िया एकदम सुनते जाइए। बाकी मैं सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है ना। कुछ निर्देश हैं, प्रारंभ के 15 मिनट पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, हम पढ़ ले। फिर प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपको, अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले हम लोग खंड का सॉल्व करेंगे, जाके देख लीजिएगा। ये पिछले साल के पेपर में आया हुआ है, 2022 2023 का पेपर उठा लो जीडीएल, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिला लीजिएगा। ये सर आपका आएगा 50 नंबर का। कितने नंबर का आएगा सर? 50 नंबर का। सबसे पहले सर आपका बहुविकल्पी आएगा। क्या आएगा सर? बहुविकल्पी आएगा। पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है सर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। एक आध बहुविकल्पी का क्वेश्चन इधर उधर रहा है, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हम दे रहे हैं, लेकिन ये है कि पूरा सर आंसर कहेंगे गुरुदेव 100% से, तो भाई साहब यहाँ पर जो पैदा हुआ है ना, वो कोई 100% राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा है, तोप है, तो कुछ न कुछ भैया कमियां रहती हैं, मेरे अंदर भी हैं। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है सर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक सर कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। याद कर लीजिए हमारे साथ, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक सर कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है सर? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हमारे साथ याद करिए। अगला है, अशोक के फूल निबंध किस विधा की रचना है? अशोक के फूल जो निबंध है, अशोक के फूल है, ये किस विधा की रचना? अच्छा, विधा मतलब क्या होता है गुरुदेव? मैं आपको बता दूं, प्रकार होता है। आप लोग ध्यान देना, इसको इसे प्रकार बोलते हैं, हिंदी की भाषा में विधा बोलते हैं। जैसे रचना का प्रकार, यानी कि रचना की विधा, विधाएं कितने कितने प्रकार की हैं, तो ये निबंध है। क्या है? एक निबंध है, ठीक है ना। ये रचना का कौन सा प्रकार है, किस विधा की रचना है? तो ये गुरुदेव एक निबंध है। भारत की दुर्दशा नाटक के रचनाकार है सर प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे दो चीज कॉमन मिलेगा, आप जाके उठा लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, मिला लीजिएगा 2023 से। अशोक के फूल किस निबंध की रचना है? निबंध है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध है। और ऊपर दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक और प्रश्न पूछा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है, यहाँ पे ब्राह्मण है। फिर यहीं पे वही दे दिया कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ प्रताप नारायण मिश्र। ये आपको ऑप्शन देना है। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको देना है, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करके छोड़ रहा हूँ। तो मैंने पहला बताया तो ये आपको आंसर आ जाएगा, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इसको देने के लिए। मैं भी तो देखूं आप लोग पढ़ रहे कि नहीं। अगला है, इनमें से गद्य की विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं सर। आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। दूसरे का है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना
है सर जी चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सर रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे ख वाला सर, ख वाला क्या बोल रहा है? हरिऔध का पूरा नाम है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है सर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अरे पता हो गया यार, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है। छायावाद की मुख्य विशेषता है सर प्रकृति चित्रण। छायावाद की मुख्य विशेषता सर क्या है? प्रकृति का चित्रण जो है छायावाद की मुख्य विशेषताओं में से एक है। लगा लिए ना? बिल्कुल सर लगा लिए। अगला लकरेजा, अगला लगा है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है भैया? सुमित्रा नंदन पंत भाई साहब को कहा जाता है। तार सप्तक के संपादक है सर अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है सर? अज्ञेय है। तार सप्तक के संपादक सर कौन है? अज्ञेय है। अगला है यहाँ पे सर तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का है। अच्छा सर ठीक है, गद्यांश सर क्या है यहाँ पे? यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नई शब्द उद्गम स्थान में अड़े रहे, कहीं न उसका प्रयोग किया जाएगा और न ही उनके पीछे ही क्या होगा? कुठाराघात होगा। अब आप सीधा ये अपने दिमाग में लाइए कि सर कहाँ से लिया गया, मतलब सोचिए सर, जितना आप ज्यादा सोचेंगे। अच्छा आल्ट वालों के लिए सर क्लासेस शुरू हो रही है। अच्छा आल्ट वालों की सर क्लासेस शुरू हो रही है सर। कब से शुरू हो रही है सर? कल से हम शुरू कर रहे हैं सर। टाइमिंग क्या है सर? दोपहर में आपके 2 बजे सर डेली क्लासेस आएगी सर आल्ट की। तो पढ़ेंगे आप लोग हमारे साथ ना? आप कसम खाइए सर हमारे साथ पढ़ेंगे ना? बिल्कुल सर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा कसम खा लीजिए सर, तोड़ेंगे इस बार। साइंस वालों की सर क्लासेस सुबह शाम, आर्ट वालों की क्लासेस दोपहर में रहेगी। मतलब मजा आने वाला सर। 3 क्लासेस चपुआ मिलेगा एकदम तगड़ा वाला, सब तैयारी होगी। सबसे पहला अच्छा यहाँ पे सर क्या है? यहाँ पे सर भाषा क्या है सर? भाषा। अब भाषा से सर मुझे एक चैप्टर याद आ रहा है, भाषा और आधुनिकता। सर भाषा से एक चैप्टर आ रहा है मुझे याद, भाषा और आधुनिकता है। और इसके लेखक सर कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। यानी कि उपरोक्त गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है और इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता है। क्या सर? भाषा और आधुनिकता है। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। तो भाषा गतिशील नहीं होती अर्थात आप सीधा यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। अच्छा बहुत बच्चों को सर इसको हमें नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग में सर घुस ही नहीं रहा है सर, इसका हम मतलब क्या लिख दें? तो आप सीधा लिख दीजिएगा इसका मतलब। क्या मतलब लिख देंगे? यहाँ पे ये मतलब लिख देंगे कि लेखक का कहना है कि भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृति एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। भाषा गतिशील होती है और वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। अगला प्रश्न है कुठाराघात और का आशय सब स्पष्ट कीजिए। मतलब कुठाराघात मतलब होता है कि हानि द्वारा पहुंचाना, यानी कि यहाँ पे कुठाराघात का आशय बहुत ही हानि पहुंचाने वाला जो कार्य होता है उसे कुठाराघात कहते हैं। अगला यहाँ पे संबंध, भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो देखिए ऊपर दिया है इन्होंने, भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। आप चाहे वही लाइन लिख दीजिए या फिर आप इस लाइन को प्यारा सा लाइन ही लिख सकते हैं कि भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृति एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिर अस्थायी होती है। दैट्स ऑल मैटर। दैट्स ऑल सर। ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू सर। कोई दिक्कत आ जाएगी सर हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मैं सर चैलेंज खुला देते हैं कि सर हम आपको जो देंगे वो आपके पीवाईक्यू में आए रहेंगे और वो आने की संभावना एकदम 100% रहेगी सर, छपने वाले हैं। जो क्वेश्चन बैंक खेल रहे हो यार कर्जा पिछले साल का ही है। नहीं गुरुदेव हम तो उनके चक्कर में है, उन्होंने टिक लगवा दिया। ठीक भैया रहो, हमसे क्या मतलब है तब लेना देना। हाँ लेकिन लेना देना है, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको ऐसा लग रहा है सर हम छोड़ देंगे, तो छोड़ने वाले नहीं है सर, आपको हम छोड़ने वाले सर बिल्कुल भी नहीं है। अगला यहाँ पे लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर उसके पीछे के उद्देश्य पर क्या होगा सर?
कुठाराघात होगा। क्या होगा सर? कुठाराघात होगा। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये आप कर सकते हैं प्रश्न। सर है क्या यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरांग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है सर जी? पुत्र है। क्या है? पुत्र है। सबसे पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। आप सीधा बताइए ना सर, अगर ये राष्ट्र शब्द यहाँ पे जो आया है तो ये कहाँ से लिया गया है सर? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। लेखक कौन है सर? वासुदेव शरण अग्रवाल। सीधा लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक सर भैया वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला है यहाँ पे सर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए सर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना है सर, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। किसको सर जी? ये पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है सर? पृथ्वी के पुत्र हैं। सर क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या में, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं और इनकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है सर जी? पुत्र है। अगला है यहाँ पे प्रश्न। प्रश्न क्या देखिएगा, यहाँ प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? लेखक के अनुसार सर राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो सीधा बताएंगे, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना सर क्या है? असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या असंभव है? क्योंकि इसका आंसर यही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? असंभव है। बस दैट द आंसर सर। अगला है यहाँ पे प्रश्न सर, अगला है यहाँ पे प्रश्न, घ वाला, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? वहीं से निकाल लेंगे। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। फिर यहाँ पे है, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। ये हो गया आपका सर गद्यांश और बहुविकल्पी 20 नंबर यहाँ से फिक्स आपका हो गया। और जो मैं आपको 40 टॉपिक टिक करवाया था ना, इसी में है सर, इसी में। परेशान मत, हम पेपर से ही सर जी आपको फंसा देंगे पूरा नंबर। आप किसकी सर चिंता कर रहे हैं? अगला यहाँ पे सर गद्यांश दिएगा, गद्यांश पर हाई निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का रहेगा सर। है क्या? ध्यान दीजिएगा। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसनाना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और मुख की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो वेम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। गुरुदेव कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? सर इसमें विरह हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी? विरह हो रहा है। किसका सर जी? राधा जी कह रही हैं, यानी कि पवन दूतिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पवन दूतिका। देखिए, उद्धृत कविता का शीर्षक और कवि का नाम सीधा लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश की कविता का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश और शीर्षक पवन दूतिका है। अब अगर भरोसा नहीं है तो आप पवन दूतिका वाला चैप्टर खोल लो, मिला लो, खोल लो, मिला लो। ये आपके पेपर में आया हुआ है सर पिछले साल। ठीक है ना? अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना, इसी को आपको हिंदी लिख देना, हो गया। इसी का आपको हिंदी लिख देना है। क्या यहाँ पे? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अच्छा, कृषक ललना का मतलब होता है जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ आप लिखेंगे, हे पवन यदि तुम्हें मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई दे तो इतने वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र उड़ाकर अस्त व्यस्त हो जाए और उसकी शरीर उधर जाए। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो गोद ले श्रांति होना और उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे उसके होठों की मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। बट सर जी यहाँ पे थोड़ा सा ही हो गया है। ये अर्थ किसका हो गया है सर? ये 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 वाला हो गया है, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक वाला लिखा गया है। ठीक है ना? कोई ना दिक्कत, इसका ऐसे आप हिंदी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चले सर, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या है?
उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो उपयुक्त पद्यांश खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य काव्य प्रिय प्रवास का क्या है अंश है? कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। तो कृषक ललना का अर्थ क्या होता है? तब किसान की पुत्री होता है। और भूतांगना का अर्थ क्या होता है? गर्मी सूत्र है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, राधा पवन द्वितीया से क्या कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई दे, तो मतलब कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। तो राधा पवन द्वितीया से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को उड़ाना मत, और थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा में आप ये कर सकते हैं। क्या यहाँ पे प्रश्न है? चलिए देख लेते हैं अथवा में। समर्पण लो सेवा का भाव, सजल संस्कृति का यह पहवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बनो संस्कृति में मूल रहस्य तुम्ही से फैली हो वह बेल। ओके। अगला क्या करेंगे, विश्व भर सौरभ में भर जाए सुमन के खेलो अब सुंदर खेल। सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु है और उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। सर कौन है? जयशंकर प्रसाद है। फिर अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश सर कहाँ से कहाँ तक है? आप ये वाला ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के जिसके नीचे लाइन पारा गया हो, खींचा गया हो, उसी का आप जाके हिंदी का अर्थ लिख दीजिएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। अगला देखिए मेन वाले पे आते हैं। क्या यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? उपयुक्त पद्यांश जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी महाकाव्य का अंश है। और कामायनी कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। समर्पण लो सेवा का भाव, सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है? तो भैया समर्पण लो सेवा का भाव सजल संस्कृति में अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। तो सीधा बोलेंगे संस्कृति का अर्थ संसार, जगत विश्व और जग होता है। और उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है सर? त्याग होता है। सर क्या होता है सर? ये त्याग होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, दिक्कत आपको सर नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सर जी आपका अगला 5 का क सर है क्या? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। सर 5 नंबर का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। यहाँ पे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हैं साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। नोट कर लो, ये नोट कर लो। क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारे साहब द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और वर्ष 1930 में हिंदी काशी विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया। और वर्ष 1950 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए। उनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी हैं? देख लीजिए सर जी। निबंध संग्रह जैसे कि अशोक के फूल, कलपलता, विचार वितर्क और विचार प्रवाह इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है सर, याद कर लीजिएगा। उपन्यास कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा और नामदास का पोथा। अन्य रचनाएं जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासु, संदेश रासक, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना इत्यादि इनके सर जी अनेक अन्य रचनाएं हैं। साहित्यिक परिचय में सर कैसे लिखेंगे? साहित्यिक परिचय में सीधा लिख देंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक थे और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृति साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों तथा मत मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और क्या किया था? इन्होंने चिंतन किया था। बस दैट्स ऑल। अच्छा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब
किए नहीं, मुझे पता है, तो करो ना यार। आप लोग सर देखते ज्यादा हो करते कम हो। अगला यहाँ पे खवाला सर जी, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना सर। 5 नंबर का है सर। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। चलिए सर देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का देखते हैं सर जी, कैसे लिखेंगे इनका जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय। राष्ट्रीय भावनाएं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ ही दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इन्होंने 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। और फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ और रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गया। 1974 को हो गया। सर इनका साहित्यिक परिचय, हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम 3 काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती और उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना इन्होंने किया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं क्या क्या है, तो जैसे रेणुका है, हुंकार है, दुपछांव है, बापू के इतिहास के आंसू है, रश्मिरथी है, नीम के पत्ते है, मगध महिमा, वातायन, हिंद इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम चक्रवाल, ये सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कवित्त, मृत्यु तिलक, आत्मकथा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, दिल्ली, बरदौली विजय, सीपी और शंख, धुआं धूप और धुआं, सामधेनी, रीति के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, दंड गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि इनकी क्या है सर, काव्य रचनाएं हैं। अगला आपका प्रश्न है सर यहाँ पे क्या है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आंसर देना है। तो सर बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है। देखिएगा आप लोग सारांश, कहानी का सारांश या उद्देश्य जरूर याद करें, दोनों सारांश उद्देश्य याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 3 का तो याद ही कर लो, एक ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, कहानी सारांश उद्देश्य, कहानी सारांश उद्देश्य, या फिर आप कहानी सारांश याद करिए या फिर उद्देश्य और सारांश याद करो, तीनों में से दो दो याद होने चाहिए चाहे जो। तो यहाँ देखते हैं सर जी, बहादुर कहानी का उद्देश्य मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था सर, इसका मतलब क्या समझाने का। जैसे मान लीजिए कोई अगर लड़का है, किसी को एक थप्पड़ मारा तो आप उसे क्या समझ सकते हैं, ठीक ना, यानी चोरी नहीं करना चाहिए, चोर को पकड़ के मारा गया, तो सीधा लिखेंगे अमरकांत द्वारा कृत कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप का दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति के विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक का मध्य वर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर नौकर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है। यह क्रियाकलाप मध्य वर्गीय परिवारों की शोषक मानसिकता को अव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्य वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण के निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं, यह प्रकट करना इस कथा क्या है सर, उद्देश्य। अब यहाँ पे अगला आएगा आपका खंडकाव्य, तो ये आप अपने जिले के अनुसार करना है। मैं ऐसे बता दूंगा तो आप लोग गलत कर देंगे। मान लीजिए मैं ऐसे ही बता दिया, आप लोग वही याद कर लीजिए, तो आप जिले के अनुसार क्वेश्चन बैंक निकाल लो, तैयार कर लो अपने जिले के अनुसार। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, त्यागपथी, आलोक, श्रवण कुमारी, अपने जिले के अनुसार याद कर लो। इसको सर हम नहीं करवाएंगे, इसको स्किप कर रहे हैं ना। अगला यहाँ पे सर खंड ख, खंड ख सर यहाँ पे शुरू होता है सर 50 नंबर का शुरू होता है, पेपर में आपके छुटने वाले सर है क्या यहाँ पे 8 का ख। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का है। अस्य निर्माणाय अयम जनान जनान धनम, अयाचत से लेकर कहां तक है, मालवीय तक है, कहां तक है, मालवीय तक है। आप निकालो क्वेश्चन बैंक मिला लो, आया हुआ है सर, आया हुआ है सर।
आया हुआ है, आप नहीं भरोसा है निकाल के मिला लो। इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे सर। संदर्भ में सर क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप सर लिखेंगे यही कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महान मानव मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे सर? शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है, इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा तथा महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया और उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति भी वाला भी महान उत्साह विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। उसके बाद आपका अथवा में वो नहीं आ रहा है, ये वाला कर सकते हैं। हंसराज आत्मनन से लेकर कहां तक भैया? यहाँ पे नर्ती तुम्हारा भगवान तक है, इसका संदर्भ और ये क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद। एक ही करना है तो एक ही करेंगे। फिर यहाँ पे आपका पद्यांश है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। कहां से कहां तक है सर? व्यतीस जति से लेकर कहां तक है सर? चंद्रकांत तक है। इसका सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद सर हिंदी अनुवाद लिख देंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रसायन नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों की मध्य प्रीति स्थापित करती है और प्रेम निश्चय ही वह है, कारणों पर निर्भर नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, उसी प्रकार संबंधों के बनने से कोई आंतरिक शक्ति का क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अथवा हम नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, प्रजादत्त से लेकर विज्ञातु महर्षि तक है। इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों में से कोई एक करना है, एक ही करिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल लो, जाके मिला लीजिएगा। सुभाष रत्नानी से वो पाला आया था, इसके आगे वाला, और ये आपका ये भी सुभाष रत्नानी से ही आया है। मिला लीजिए, दोनों सेम टू सेम है। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे आएगा भैया 2 नंबर का। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध पानी का पानी होना, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले भीगी बिल्ली बनना, यानी डर के मुंह मारे चुप रहना। वाक प्रयोग, रमेश ने पुलिस को देखा कि वह भीगी बिल्ली बन गया। अगला यहाँ पे हाथ पीले करना, गुरुदेव शादी करना, भैया विवाह करना। वाक प्रयोग, आपने तो रानी के हाथ पीले कर दिए और हमसे कहा भी नहीं, मतलब दावत भी नहीं दिया। दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित निर्णय करना। वाक प्रयोग, रमेश मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, सच सच बताओ, नहीं तो मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। फिर यहाँ पे है आपका प्रश्न, क्या है? आंख का अंधा नाम नयनसुख, यानी गुड़ के विपरीत नाम का होना। वाक प्रयोग, इसका नाम सुरुली है पर आवाज कितनी भद्दी है, इसे कहते हैं आंख अंधा नाम शयन सुख। मतलब कि नाम नयन सुख, मतलब कि आवाज बहुत अच्छा है, देखने में चाहे ना यार, देखने में अच्छा है लेकिन आवाज उतनी अच्छी नहीं है। फिर आपके पेपर में आएगा एक अपठित गद्यांश, जो कि संधि विच्छेद व्यक्ति और वचन के स्थान नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसको तो मैं करवा दूंगा, इसका चिंता मत करना, इसको मैं करवा दूंगा। अगला यहाँ पे द्रव और द्रव्य, तो द्रव मतलब तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब धन। हरि और हर, हरि मतलब क्या होता है? विष्णु, हर मतलब शंकर होते हैं। फिर यहाँ पे है दो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। तात तीर कुल, तो मैंने तात का भी लिखा है, कुल का भी लिखा है, तीर का भी। तात का पूज्य व्यक्ति पिता, कुल का परिवार समूह, तीर का बाण और क्या होता है सर? किनारा होता है। बाण और क्या होता है सर? किनारा होता है। अगला यहाँ पे आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे देखिएगा, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा हो उसे हम लोग समतापी कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं, भैया वो पीने की इच्छा रखता है। अगला यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध करके लिखना है, 2 वाक्य करके लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, नहीं, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है। कृपया करके मेरे घर पधारे, नहीं, कृपया मेरे घर पधारिए। बाकी आप 2 कर लीजिएगा, होमवर्क दिए भैया आपको। उसके बाद यहाँ पे है, ये भी किया है मैंने, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कानपुर एक औद्योगिक नगर है, मतलब कि मैंने करवाया लेकिन आप करिएगा ना। उसके बाद ये भैया लीजिए, रस छंद अलंकार,
ये लीजिए 2-2 नंबर का रस छंद अलंकार। श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते उसकी एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? शोक होता है। परिभाषा, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे सर जी? उदाहरण लिखेंगे, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। उसके बाद यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। क्या हो जाएगा सर? अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां स्वर समान हो अथवा असमान हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। स्पष्टीकरण, उपयुक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का उदाहरण से लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर सर दोहा छंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोहा अर्थ सम्मात्र छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में लघु और क्या होता है सर? गुरु होता है। उदाहरण के लिए, मेरी भव बाधा आरो, राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुती हुए, श्याम हरित दुती हुए। अगला यहाँ पे 13वां नंबर देखिएगा। क्या है यहाँ पे? किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें आपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा की अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पे? उत्तर, सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु, ठीक है ना महोदय, आपको सूचित करना, क्या सर जी? आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है। हमारे विद्यालय के कंप्यूटरों में कुछ समस्याएं हो रही हैं। कई कंप्यूटरों में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों को विद्यार्थी जीवन में कठिनाई हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं? इस पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोधक को अच्छी तकनीकी मिल सके। कृपया आप मतलब कि आपकी बहुत कृपा होगी। फिर धन्यवाद। भवदी अवस कक्षा वर्ग रोल नंबर, लेकिन आपको कुछ डालना नहीं है यहाँ पे, ना कक्षा डालना है, ना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। डेट आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद 14 यहाँ पे है भैया, ये है आपके ऊपर कि आप कितने पेज में लिखते हैं। कोई लिमिट नहीं है, कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई सर रोकने वाला नहीं है। ना मैं रोकूंगा, ना एग्जामिनर रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा है। इसी लास्ट में ऐड किया गया, जितना मन में आए उतना आप लिखिए। क्या लिखिए सर? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। सर 9 नंबर का है, अनलिमिटेड लिखो यार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरे प्रिय साहित्यकार। अच्छा, मेरे प्रिय साहित्यकार, अब मेरे प्रिय साहित्यकार भैया, चाहे आप कवि का लिख दीजिएगा या लेखक का जीवन परिचय, जिसका आपको याद हो लिख दीजिएगा, लेकिन उसका मत लिखिएगा जिसका आपने लिख दिया है पहले ही ऊपर, उसको छोड़ के किसी का लिख दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन कारण और परिणाम और भारत में कृषि क्रांति। भैया हम तो खुद ही किसी करते हैं सर जी, किसान फैमिली से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये सब लिखने में। तो ये रहा आपका आने वाला पेपर। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ सर, चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे बता दिया सर ये पेपर में नहीं आया है, तो सर हम चैलेंज दे रहे हैं आपको, ढूंढ के दिखाइए सर। हर एक प्रश्न आया हुआ जाके मिला लेना, खोल लेना आप क्वेश्चन बैंक को, खोल लेना आप सर जो भी आपके पास होगा सर किताब को, ये पूरे पूरे आपके आए हुए प्रश्न है, एकदम रिपीटेड प्रश्न, एकदम फाड़ू वाले प्रश्न है, तैयार कर लेना सर। पेपर में छपेगा सर, छाप के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।